हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। और इसी पर हम लोग पूर्ण चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं और देखने वाले हैं यह हमारी परीक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इन्हीं सारी बातों पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आती है आपके विटामिन B3 यानी कि नियासिन। आपको पता है कि हमने आपसे चर्चा किया था कि विटामिन B3 और विटामिन ए, ये आपके दो विटामिन हुआ करती हैं जो कि प्रोविटामिन है। प्रोविटामिन वे विटामिन हुआ करती हैं जिनको हम उस रूप में ना लेकर के बल्कि अन्य रूप में लेते हैं, और यह हमारे शरीर में पहुंचकर और हमारे यकृत के द्वारा इससे उसके पूर्ण, इसके मूल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आपके प्रोविटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए जिसका नाम आपको पता है रेटिनॉल हुआ करता है, और वहां पे हम लोग देखे तो उसका जो पूर्वगामी रूप था जो कि आपकी परीक्षा का भाग बनता है, बीटा कैरोटीन था। लेकिन और हमने सेकंड हमारे जो विटामिन है, प्रोविटामिन है, इसका जो पूर्वगामी रूप है वह आपका ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन आपका और कुछ नहीं बल्कि आपका एक आवश्यक अमीनो एसिड हुआ करता है। आवश्यक अमीनो एसिड, जब आपके शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की पर्याप्त मात्रा रहेगी तो आपको विटामिन B3 की कमी नहीं होने वाली है। और आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त कैसे रहेगा? जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेंगे। तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एक वयस्क को उसके शरीर भार का कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो उसका जवाब होगा 0.8, कहीं पे 2, कहीं पे 5, यानी कि इसी के समकक्ष आपको जो भी संख्या मिले 0.85 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन जो है प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता हुआ करती है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डर का काम करता है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम एक वयस्क हो जाते हैं तो हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता तो होती नहीं है, बॉडी का निर्माण करना तो होता नहीं है। सिर्फ जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जो भी कोशिकाएं टूटती हैं, उनके मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हुआ करती है। तो इसलिए हमको बहुत आवश्यकता नहीं होती है इस अवस्था में, सिर्फ और सिर्फ उनके मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता हुआ करती है। और उसकी मात्रा कितना है जो कि आपका आईडीए के अनुसार है, जो कि आपका परीक्षा में भाग बनता है। तो 0.85 कर लीजिए, 82 कर लीजिए। चलिए इसके हम अन्य नाम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है आपका निकोटिनामाइड, और निकोटिनामाइड और इसके साथ ही साथ इसी को ही निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड। अभी आप लोग देखेंगे कि इसी निकोटिनामाइड की भूमिका कितनी है, कैसे ये कार्य करता है, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इसका जो अन्य नाम है निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड है। हम लोग देखें कि अगर जब हम विटामिन B3 की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने सबसे पहले विटामिन B3 का वर्णन प्रस्तुत किया था, यानी कि विटामिन B3 के बारे में कुछ बताया था, वर्णित किया था। विटामिन B3 है क्या, इसका वर्णन किया था। कौन है? उनका नाम है कैसल। यानी कि जो कैसल हैं आपके एक स्पेनिश व्यक्ति हैं, आपके एक स्पेनिश व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बार इसी विटामिन B3 का वर्णन किया था। तो नाम पूछ सकता है, नाम क्या उनका है? उनका नाम है क्या? कैसल। अगर हम इसकी कमी को देखें तो आपको पता है कि जो विटामिन B3 हुआ करती है, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। और इसकी पहली वीडियो में हमने बात किया था, आपको पेलाग्रा साइन पेलाग्रा विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी विटामिन है जिसे पेलाग्रा साइन पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है? उस विटामिन की कमी होने के कारण पेलाग्रा जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। आपकी वह विटामिन थी विटामिन B2 थी। लेकिन यहाँ पर जब विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। और इसी पेलाग्रा का अर्थ हुआ करता है, इसी पेलाग्रा जो आपका शब्द है, इसका इटली भाषा में, पेलाग्रा का इटली भाषा में अर्थ हुआ करता है भद्दी त्वचा। यानी कि आपने देखा कि विटामिन जो B2 थी उसकी भी कमी से आपके त्वचा पे कई प्रकार के घाव आपने देखे,
आपने कभी देखा जो है आपके ओठ के किनारों पर, ओठ के मध्य के भाग, गालों पर भाग, या जो है त्वचा जो सिकुड़ जाए, धब्बी त्वचा, इस तरह के आपने यहाँ पे देखा जो है स्माइल लाइन, और कान के नाक के आसपास जो है वहाँ पे चोट, तो विटामिन B2 की वजह से देखा था। लेकिन जब यहाँ पे 3 की बात करते हैं तो पेलाग्रा का इटली भाषा में अर्थ ही होता है भद्दी त्वचा, यानी कि इससे जो त्वचा होती है भद्दी हो जाती है, भद्दी हो जाएगी, बेरुखी हो जाती है, और इसी पेलाग्रा का इटली भाषा में अर्थ ही होता है भद्दी त्वचा। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, आपका पेलाग्रा होता है, यानी कि अगर विटामिन B3 की किसी भी व्यक्ति के शरीर में कमी है तो उसकी त्वचा जो है भद्दी रहती है। चलिए, जिन लोगों में एमिनो एसिड की कमी होती उनमें पेलाग्रा पाया जाता है। अब देखिए, जब हमने बात किया एमिनो एसिड, आपको पता है जब हम एमिनो एसिड की बात करते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग जाता है कि एमिनो एसिड तो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आपका एक होता है आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड, और वहीं पर दूसरा होता है गैर आवश्यक। आवश्यक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड हुआ करते हैं जिनका निर्माण हमारी शरीर नहीं कर पाती, अर्थात जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसी को ही आवश्यक अमीनो एसिड के नाम से जाना है। यानी कि इसे हमें लेना है, हमारे लिए आवश्यक है, इसे हमें बाहर से फूड के माध्यम से इसे हमको ग्रहण करना है। लेकिन वहीं पर जब हम गैर आवश्यक अमीनो एसिड की बात करते हैं, अर्थात ये हमको बाहर से इसे लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर इतना इसके लिए सक्षम है कि उसका निर्माण खुद कर सकता है, इसीलिए इसको गैर आवश्यक अमीनो एसिड की नाम से जाना जाता है। तो अमीनो एसिड की कुछ संख्या आपकी 20 हुआ करती है, जिसमें 10 आपका आवश्यक, 10 गैर आवश्यक होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जिन लोगों में एमिनो एसिड की कमी होती है उनमें पेलाग्रा पाया जाता है। अब एमिनो एसिड की कमी, जब एमिनो एसिड कमी होगी तो उसमें आपका ट्रिप्टोफैन भी कमी होगी, जो कि आपका एक आवश्यक एमिनो एसिड है। जब आपको पता है कि जो आपका नियासिन है, जो इसका पूर्वगामी रूप हुआ करता है, वो आपका ट्रिप्टोफैन होता है, और ट्रिप्टोफैन आपका क्या है, एक आवश्यक अमीनो एसिड। एक आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन कमी होगी। जब व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो जाहिर सी बात उसमें आवश्यक अमीनो एसिड की कमी हो सकती है। जब आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होगी तो उसमें आपका ट्रिप्टोफैन भी आता है, वो भी कमी होगा। जब वह कम होगा तो व्यक्ति को पेलाग्रा हो भी सकता है, क्योंकि हमारे नियासिन का पूर्वगामी रूप ही क्या है, आपका ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ से इसका संबंध है। चलिए, अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि आपको पता है कि 60 माइक्रोग्राम ट्रिप्टोफैन से 60 माइक्रोग्राम ट्रिप्टोफैन से आपका 1 माइक्रोग्राम नियासिन की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि आपके शरीर में 60 माइक्रोग्राम ट्रिप्टोफैन है, जो कि आपका एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर 60 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति है, तब वहाँ से कहीं 1 माइक्रोग्राम, तब वहाँ पे कहीं 1 माइक्रो नहीं मिली, माइक्रो की बात दूसरी होगी, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। 60 मिलीग्राम जब ट्रिप्टोफैन होगा तो वहाँ से 1 मिलीग्राम आपका नियासिन बनने वाला है। अब हम जब नियासिन ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं तो तुरंत हम इसके अगर पिछली वीडियो में चले जाएं, जैसा कि आपने देखा था प्रोटीन में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको पता है कि प्रोटीन में आपका 16% नाइट्रोजन हुआ करता है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, लेकिन वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, 1 ग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति कितने ग्राम प्रोटीन से होती है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति जो हुआ करती है वह आपके 6.25 यानी कि 6.25 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम आपका नाइट्रोजन मिला करता है। उसी प्रकार से 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से आपका 1 मिलीग्राम नियासिन मिला करता है। तीसरी बात कंफर्म हो गई। अब देखते हैं आपका, जब हम बात करें इसकी और आगे बढ़ते हैं, तो खमीर को पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर यानी कि खमीर को पीपीएफ कहा जाता है। खमीर में एक ऐसा कारक पाया जाता है जो कि व्यक्ति को पेलाग्रा नामक रोग होने से बचाता है। इसीलिए आपके इसको जो है खमीर को पेलाग्रा प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है, फैक्टर है, एक कारक है, यानी कि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। आपका दे देगा चना, आपका दे देगा जो है चना दे देगा, सोयाबीन दे देगा, और इस तरह से कई नाम दे देगा, और उसमें आपका एक नाम हो जाएगा, उसका जो है क्या हो जाएगा, आपका खमीर। तो आपका खमीर को ही आपका पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से, पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। अगर हम वहीं पर, यह तो आपके स्रोत की बात हो गई,
आपका स्रोत क्या है, आपका ही हो गया। और वहीं पर और हम स्रोत की बात कर लें कि आपके जहां से विटामिन B3 की प्राप्ति होती है, विटामिन B3 की जहां से प्राप्ति होती है तो वह आपका हो जाएगा खमीर हो गया। आप लोग देखते हैं कि जो हमारा धान हुआ करता है, जब हम धान की भूसी निकालते हैं तो जो चावल की ऊपरी परत में भी इसकी पर्याप्त मात्रा यानी कि नियासिन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और उसके साथ साथ अनाज के छिलके, मूंगफली, अंकुरित अनाज और ये मछली के साथ साथ उसमें आपका मीट आ जाएगा। मीट में आपका विशेष रूप से यकृत, यहाँ पर आपका नियासिन पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो इतनी बात हो गई। वहीं पर अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जो आपका नियासिन है, यह आपका एक कोएंजाइम प्रोटीन हुआ करता है। कोएंजाइम प्रोटीन होने के कारण यह आपके CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के चयापचय में सहायक होता है। जब चयापचय में सहायक होगा, उसके पहले हम लोगों ने विटामिन B2 में देखा था कि आपका विटामिन B2 भी एक कोएंजाइम प्रोटीन हुआ करता है। वह भी जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के चयापचय में सहायक था। उसके साथ आपका विटामिन B2 भी शारीरिक वृद्धि में सहायता कर रहा था। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो विटामिन B3 है यानी कि नियासिन है, यह भी आपके शारीरिक वृद्धि में सहायक है। वहीं पर हम अगली बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं इसके कार्य के। तो शरीर में निकोटीनिक अम्ल सक्रिय होकर निकोटिनामाइड में बदल जाता है। अभी हमने शुरू में इसको देखा था कि इसका जो अन्य नाम था निकोटिनामाइड, या इसी को ही निकोटेनिक एसिड के नाम से जाना जाता था। जब हम निकोटेनिक एसिड की बात करते हैं तो आपके शरीर में उपस्थित निकोटेनिक एसिड सक्रिय होकर निकोटिनामाइड में बदल जाता है। और इसी कारण ही इसका क्या नाम रखा गया है, निकोटेनिक या निकोटिनामाइड के नाम से इसे रखा जाता है, क्योंकि इसी विटामिन B3 की उपस्थिति के कारण ही आपके शरीर में उपस्थित निकोटेनिक अम्ल और इसी किस में बदल जाता है, निकोटिनामाइड में बदल जाता है। अब यहाँ पर जब बात आपकी आती है निकोटिनामाइड की बात आती है तो यही आपके निकोटिनामाइड जो होता है आपके ऊतकों में डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में संचित हुआ था। जो आपका यहाँ पे निकोटिनामाइड है जो कि कैसे बदला है, सक्रिय होकर के निकोटेनिक अम्ल से सक्रिय होकर के निकोटिनामाइड में बदल गया है। लेकिन जब इसका संचय होता है तो यह निकोटिनामाइड के रूप में संचित नहीं होता आपके ऊतकों में, बल्कि आपके ऊतकों में यह आपका डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में संचित होता है। और जब इसकी कमी हुआ करती है आपके शरीर में, निकोटिनामाइड की हमारे शरीर में कमी होने पर जैविक ऑक्सीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। जैविक ऑक्सीकरण प्रतिबाधित होता है किसकी कमी से, निकोटिनामाइड के। और निकोटिनामाइड किसका सक्रिय रूप है, निकोटिनिक का। और निकोटिनिक उसमें बदल कैसे पा रहा है, क्योंकि आपके शरीर में है नियासिन। तो इतनी भूमिका है। तो यहाँ पे जैविक ऑक्सीकरण में सहायता का बाधा होती है अगर इसकी कमी है तब। जब कमी नहीं होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको पता है कि आपका जो विटामिन B3 है इसमें दो तरह के कोएंजाइम पाए जाते हैं। विटामिन B3 यानी कि नियासिन में दो तरह के कोएंजाइम पाए जाते हैं। और कोएंजाइम वो आपके दोनों हैं कौन से, आपका एक है NAD और आपका दूसरा है NADP। NAD और NADP ये आपके दोनों के दोनों PYQ है, यानी कि इसमें आपका कुछ और नहीं पूछा था बल्कि सिर्फ और सिर्फ NAD का या वहां पे दिया था NADP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके बारे में आपको जानना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जब हम NAD की बात करते हैं तो आपका इसका फुल फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, निकोटिनामाइड। यहाँ पर लोग निकोटिनामाइड की बात करें, इसकी भूमिका अहम है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये आपका हो गया फुल फॉर्म NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन वहीं पर जब आपका P लग जाता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे NAD था, यहाँ पर NAD साथ P जुड़ गया। तो P से और आपको कुछ नहीं करना बल्कि आपको क्या जोड़ देना है, फास्फेट को ऐड कर देना है। यानी किसका हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान में रखिए। और जब इसी की कमी होती है, किसकी, निकोटिनामाइड की कमी होती है, तो आपके शरीर में क्या, जैविक ऑक्सीकरण प्रतिबंधित हो जाता है, बाधित हो जाता है, यानी कि अच्छे प्रकार से सही तरह से नहीं हो पाता है। और आपके निकोटिनामाइड में ही आपके दो प्रकार के कोएंजाइम पाए जाते हैं, वो आपके थे NAD और आपका NADP।
जिसका आपने फुल फॉर्म को देखा और आपका ये PYQ भी है। अगर हम वहीं पर इसकी कमी से देखें कि होने वाला कौन कौन सा रोग है, हम कमी की जब बात करते हैं तो आपका एक रोग आता है पेलाग्रा, और एक आपका रोग जो आप लोग देखते हैं कि 3D और 4D आपसे बार बार परीक्षा का भाग बनता है। निम्नलिखित में से 3D में उपस्थित है, निम्नलिखित में से 4D में उपस्थित नहीं है। 4D क्या है, 3D क्या है, 3D आप पेलाग्रा, 4D आप पेलाग्रा। और वहीं पर एक और डिसीज आती है इसकी, जो आपके नियासिन की कमी से, आपका वह डिसीज का नाम है कैसल्स नेकलेस। कैसल्स की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले विटामिन B3 यानी कि नियासिन का वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था, आपका स्पेनिश का व्यक्ति था जिसका नाम था कैसल था। और आपके पता है कि नियासिन जिसका जो है इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, और जिसका इटली भाषा में अर्थ होता है भद्दी त्वचा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैसल्स नेकलेस। आप लोग नेकलेस की बात करते हैं तो आप लोग दुकान पे जाते हैं और खूब अच्छे अच्छे नेकलेस को पसंद करते हैं, भैया बहुत अच्छा वाला दिखाइएगा जिससे हम शादी में जाने वाले हैं और एकदम चमक दमक बरकरार रहे, माहौल बना रहे। तो आप लोग जब नेकलेस की बात करें तो इसमें सुंदरता के लिए आप लोग गले में कुछ हार पहनते हैं, नेकलेस लेते हैं। लेकिन जब हम इस स्थिति में देखते हैं कि आपके नियासिन की स्थिति देखते हैं, नेकलेस की बात होती है, तो आपको पता है कि जो आपका विटामिन B3 यानी कि नियासिन है, इसकी कमी से भद्दी त्वचा हो जा रही है। और जब वह भद्दी त्वचा आपके नेकलेस जो आप लोग गले में हार पहनते हैं जब कुछ इस तरह का आकार ग्रहण कर ले तो उसी को ही कैसल्स नेकलेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह स्थिति हुआ करती है कि गले में आपकी भद्दी त्वचा कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे कि आप लोग गले का हार पहनते हैं ठीक उसी का आकार धारण कर लेती है। आपको हार पहनने की कहता है, आपको हार पहनने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद हार बन जा रहे हैं। ये आपका कैसल्स नेकलेस है, आपका खुद हार बन, सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पे आप हार को ऊपर करके दिखाते हैं और यहाँ पे जो आपने प्रकृति ने जो आपके विटामिन B3 की कमी से हार बन गया है उसको आप छिपाते फिरते हैं। अंतर बस इतना, इसलिए विटामिन B3 को नियमित भोजन में लेना चाहिए। आपको पता है कि जो भी आपका विटामिन B और C है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती है, अर्थात यह आपके शरीर में रुकती नहीं है बल्कि आपके शरीर में पेशाब मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन के भोजन में लेने की आवश्यकता हुआ करती है। बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका 3D क्या होता है, आपका 4D क्या होता है। जब हम 3D की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस आपका डर्मिस त्वचा से, डर्मेटाइटिस, डायरिया और आपका आता है एक जो है डिमेंशिया। आप लोग देखते हैं कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया ये आपके 3D है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया 3D है। इसमें जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिमेंशिया का विराट रूप क्या है, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है। उसका नेक्स्ट स्टेज हुआ करता है एमेंशिया। आपका डिमेंशिया कुछ और नहीं बल्कि एक भूलने की बीमारी है, एक भूलने की बीमारी है और वह क्या है, डिमेंशिया। और जब यह अपना और विकट रूप ग्रहण कर लेती है तो उसी को ही अमेंशिया के नाम से जाना जाता है। डिमेंशिया आपने देखा कि डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया ये आपके 3D हो गए, ये आपके 3D हो गए। वहीं पर जब 4D की बात करते हैं तो उसमें आपकी डेथ जुड़ जाती है। जब लंबे समय तक हमारे शरीर में नियासिन की कमी होती है तो आपने पहले देखा कि आपको 3 देखने को मिले, 3 देखने को मिले आपका जो है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। लेकिन जब इसकी कमी आपके शरीर में एक लंबे समय तक बनी रहती है तो उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। और देखते हैं तो आपके 4D हो गए और 3D हो गए। आपने कैसल्स नेकलेस के बारे में जाना। वहीं पर हम पेलाग्रा की बात कर लेते हैं जिसका आपका इटली भाषा में अर्थ ही होता है भद्दी त्वचा। और आपके पेलाग्रा के लक्षण की बात करें तो पेलाग्रा का लक्षण अभी भी आपका भी इसमें भी डायरिया देखने को मिलता है। आपका हेयर लॉस यानी कि बाल झड़ने लगते हैं और व्यक्ति कंफ्यूजन में पड़ जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग देखें कि आपका जो पेलाग्रा हुआ करता है, यहाँ पे देखें कि आपका जो 3D था उसमें भी आपका डायरिया मिल गया लेकिन हेयर लॉस नहीं मिला यहाँ पे। और उसके साथ जो आपका डिमेंशिया है, डिमेंशिया आपका कुछ और नहीं बल्कि भूलने की बीमारी। और व्यक्ति कंफ्यूजन में कब पड़ता है, जब व्यक्ति कुछ चीज़ों को भूलता है तो वहीं पे कंफ्यूज होता है। तो आपको 2 चीज़ मिल गया, कंफ्यूजन और डायरिया। और उसके साथ साथ आपको पेलाग्रा में क्या मिलेगा, हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं, अस्थायी सूजन, आपका उत्तेजना,
संवेदनशीलता में कमी और इसके साथ साथ आपका एडिमा। वहाँ पे जो अस्थायी सूजन की बात होती है तो आप वहाँ से एडिमा को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडिमा और कुछ ना होकर के बल्कि आपके त्वचा के नीचे पानी का जो जमाव होता है उसी स्थिति को ही एडिमा के नाम से जाना जाता है। तो आपने एक बार आप लोग पुनः सुन लीजिए, जो आपका विटामिन B3 यानी कि नियासिन का जो स्रोत हुआ करता आपका खमीर, चावल की ऊपरी परत, अनाज की परत, आपका मूंगफली हो गया, अंकुरित अनाज हो गए, मछली, मांस, मीट और यकृत, ये सारे के सारे हो गए। लेकिन वहीं पर जब इसके अवशोषण की बात करते हैं तो इसका अवशोषण जो हुआ करता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत आपका पूर्ण पाचन का पूर्ण अवशोषण में हो जाता है, लेकिन जब कुछ और तत्व बच जाते हैं तो आपको पता है कि आपके बड़ी आंत में उसका अवशोषण हो जाया करता है। और बड़ी आंत में आपसे जब क्वेश्चन पूछता है कि आपके बड़ी आंत का कौन सा भाग अवशोषण का कार्य करता है, तो आपको पता है कि 3 भाग हुआ करते हैं, आपका सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको मैं जरा सा फिजियोलॉजी में ले जा रहा हूँ, मानव शरीर क्रिया विज्ञान में ले जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो सीकम हुआ करता है, आप लोग देखते हैं कि लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं, अपेंडिक्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है, अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है, तो आपका सीकम। हाउस ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है आपका सीकम। आपकी छोटी आंत बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ती है, तो आपका हो गया सीकम। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ता है, तो आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि जो छोटी आंत है उसके हमने भाग बताया था, दीदी, जीजा, हम, आई, यानी कि डेडुनम, जेजुनम और आई से इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और हमें जो है जुड़े रहते हैं दीदी और जीजा से। इतनी बात हो गई, दीदी, जीजा, आई माने इलियम, यानी कि छोटी आंत के 3 भाग, सबसे ऊपर का होता है डेडुनम यानी दीदी, उसके बाद बीच में आ जाते हैं जीजा और जो है यहाँ पर आ जाते हैं हम, इलियम हो गया, 3 भाग हो गए। और जो लास्ट का छोटी आंत का जो लास्ट का भाग हुआ करता है वही बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है। वहीं पर आप लोग देखते हैं कि उसके बाद आपका आता है कोलन। कोलन जो हुआ करता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग हुआ करता है और इसी में आपके पानी का अवशोषण और जो भी बचे खुचा जो भी रहता है, जो छोटी आंत से निकल आता है गलती से, इसका अवशोषण इसमें आपके बड़ी आंत के कोलन भाग से हो जाया करता है। और रेक्टम जो आपका है मलाशय। इतनी बात हो गई। तो अवशोषण छोटी आंत में। अगर हम संग्रह की बात करें तो इसका संग्रह नहीं होता। संग्रह क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि यह आपकी जो विटामिन है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी की सारी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं। जब वाटर सोल्यूबल विटामिन होगी तो आपको पता है कि आपके पेशाब के रास्ते, आपके मल के रास्ते, मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाया करती हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B3 की अधिक तीव्र विटामिन B3 की जब लंबे समय तक कमी होती है तो आपको पता है कि पेलाग्रा नामक रोग होता है। और जब पेलाग्रा की गंभीर स्थिति हुआ करती है, पेलाग्रा की गंभीर स्थिति में आपका डोज दिया जाता है 50, देखिए क्या है, यानी कि पेलाग्रा की तीव्र स्थिति में 50 माइक्रोग्राम नहीं, मिलीग्राम निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड दिन में 2 बार और जो है 3 से 4 दिन तक दिया जाता है। 2 टाइम निकोटिनामाइड 2 टाइम और 3 से 4 दिन तक ये जो है दिया जा सकता है। कितना इसकी मात्रा आपसे पूछा जाता है तो आपका 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम निकोटिनामाइड दिन में 2 बार 3 से 4 दिन तक दिया जा सकता है और जिससे व्यक्ति को काफ़ी रिलैक्स होता है। तो चलिए हम वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलिए आप लोग अब तक जुड़े रहे हमारे साथ, इसके लिए आपको तहे दिल से आभार।